नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार करंट वार्षिकी 2023 के नए अंक के अंतर्गत आज की क्लास में दो महत्वपूर्ण टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा। इसमें पहला टॉपिक होगा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा रक्षा प्रतिरक्षा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है स्काई रूट ने क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 का सफल परीक्षण किया। याद रखिएगा, ये जो स्काई रूट है, ये स्काई रूट एरोस्पेस एक निजी अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप है। क्लियर है? और इसी स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन जिसका नाम धवन 2 है, इसका 4 अप्रैल 2023 को सफल परीक्षण किया गया। क्लियर है? तो यहां पर आपको तीन बातें प्रमुख रूप से ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात कि जो 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन जिसका स्काई रूट एरोस्पेस ने 4 अप्रैल 2023 को सफल परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है धवन 2। क्लियर है? और अगर ये पूछ लिया जाए कि क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 का सफल परीक्षण किसने किया, तो याद रखिएगा निजी अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो निजी अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस है, ये हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 है, इसका परीक्षण कहां से किया गया? तो याद रखिएगा, नागपुर में सौर उद्योग प्रणोदन परीक्षण सुविधा केंद्र से स्काई रूट एरोस्पेस ने इस 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 का परीक्षण किया। कहां से? नागपुर में सौर उद्योग प्रणोदन परीक्षण सुविधा केंद्र से। क्लियर? इतनी बात आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो स्काई रूट एरोस्पेस जो स्टार्टअप है, इसने पिछले साल नवंबर में, यानी नवंबर 2022 में अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने वाली ये पहली भारतीय निजी कंपनी बनी थी। क्लियर है? तो याद रखेंगे, अगर आपसे यह पूछा जाए कि नवंबर 2022 में अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी कौन बनी थी, तो आपका जवाब क्या होगा? स्काई रूट एरोस्पेस। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है सौर मंडल का सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह। याद रखिएगा, अभी हाल ही में 12 नए चंद्रमाओं की खोज की गई है और ये जो 12 नए चंद्रमा खोजे गए हैं, ये किस ग्रह से संबंधित है? तो आपका जवाब होगा बृहस्पति से। और जब बृहस्पति से संबंधित 12 नए चंद्रमा खोजे गए, तो जो बृहस्पति की चंद्रमाओं की संख्या है वो क्या हो गई? सर्वाधिक हो गई। इस बात की आधिकारिक पुष्टि फरवरी 2023 में की गई। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि बृहस्पति के कितने चंद्रमाओं की खोज की गई, तो आपका जवाब क्या होगा? 12। याद रखिएगा, इन 12 चंद्रमाओं की जो खोज की गई बृहस्पति से संबंधित, इनके मिलने के बाद अब बृहस्पति की जो कुल चंद्रमाओं की संख्या है वो कितनी हो गई? 92 हो गई। और बृहस्पति के पास वर्तमान में सबसे ज्यादा चंद्रमा, चंद्रमा का मतलब उपग्रह। क्लियर? यानी चंद्रमा के सबसे ज्यादा उपग्रह कितने हो गए? 92। याद रखिएगा, दूसरे स्थान पर शनि के चंद्रमाओं की संख्या है कितनी है? 83। तो याद रखेंगे, बृहस्पति के जो चंद्रमाओं की संख्या है 92, 12 नए चंद्रमा मिलने के बाद, और दूसरे स्थान पर शनि है जिसके चंद्रमाओं की संख्या 83 है। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो 12 नए चंद्रमा खोजे गए बृहस्पति से संबंधित, इन चंद्रमाओं का जो आकार है वो 0.6 मील से 2 मील है। अर्थात अगर किलोमीटर में देखें तो ये 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक के आकार के हैं। क्लियर? यहां पर बृहस्पति से संबंधित एक बात और याद रखिएगा कि नासा ने अभी एक मिशन को लॉन्च करने के लिए घोषणा की है। उस मिशन का नाम क्या है? यूरोपा क्लीपर मिशन। याद रखिएगा, ये जो बृहस्पति ग्रह है, इसी का एक चंद्रमा है जिसका नाम है यूरोपा। तो आपसे स्टैटिक पार्ट से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूरोपा चंद्रमा का संबंध किस ग्रह से है, तो आपका सीधा जवाब क्या होगा? बृहस्पति। और अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा के लिए जो मिशन लॉन्च किया जाएगा, यूरोपा क्लीपर मिशन, ये किसका मिशन होगा? तो आपका जवाब क्या होगा? नासा का। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है फाल्कन 9 रॉकेट से 40 वन वेव उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। याद रखिएगा, 9 मार्च 2023 को केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से स्पेस एक्स कंपनी के प्रक्षेपण वाहन फाल्कन 9 से वन वेव के 40 इंटरनेट उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया। अब जरा देखिए, इसमें आपको तीन महत्वपूर्ण बातें क्या याद रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये याद रखिएगा कि ये जो 40 वन वेव उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, ये किसके द्वारा, किस प्रक्षेपण वाहन से लॉन्च किए गए हैं? तो फाल्कन 9 से। याद रखिएगा, ये जो फाल्कन 9 प्रक्षेपण वाहन है यानी रॉकेट है, ये किस कंपनी से संबंधित है? स्पेस एक्स कंपनी से। क्लियर है? और स्पेस एक्स कंपनी का ये जो प्रक्षेपण वाहन फाल्कन 9 है, इससे ये वन वेव कंपनी का नाम है, ये एक संचार कंपनी है, उपग्रह संचार कंपनी है वन वेव। इसके 40 इंटरनेट उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण फाल्कन 9 से किया गया। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फाल्कन 9 से वन वेव कंपनी के 40 इंटरनेट उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया, कहां से किया गया? तो याद रखिएगा, केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से। क्लियर? इतनी बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। याद रखिएगा, ये जो उपग्रह संचार कंपनी वन वेव है, ये निम्न भू कक्षा में
600 से अधिक उपग्रहों द्वारा एक तारामंडल का निर्माण कर दुनिया भर में मोबाइल उपभोक्ताओं को इंटरनेट सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से काम कर रही है। क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें वनवेव जो कंपनी है, उपग्रह संचार कंपनी, इसके द्वारा जो ये जो इंटरनेट सुविधा को एनहांस करने के लिए जो उपग्रह प्रक्षेपित किए जा रहे हैं, अभी आपने देखा कि ये फाल्कन 9 से प्रक्षेपित किए गए कितने उपग्रह? 40। याद रखिएगा, इसरो ने भी वनवेव के कुल 72 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण पूर्व में किया है। ये दो बार 36-36 करके कुल 72 उपग्रह को इसरो ने भी प्रक्षेपित किया है। इस बात को इसके साथ कोरिलेट करके आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र है, जिसका शॉर्ट नेम क्या है? इन स्पेस। इस इन स्पेस के द्वारा अहमदाबाद में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया। तो यहां पर दो बातें महत्वपूर्ण हो गई। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, ये जो स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब है, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? तो आपका जवाब क्या होगा? अहमदाबाद में। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अहमदाबाद में जो स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो आपका जवाब क्या होगा? इन स्पेस के द्वारा। और इन स्पेस का पूरा नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे यह पूछा जाए कि ये जो स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब अहमदाबाद में इसका उद्घाटन हुआ, इसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, इसका जो मूल उद्देश्य है, अंतरिक्ष स्टार्टअप को नए विचारों से लैस करना, उनको नए मॉडल देना, नए अनुसंधान करना, ताकि जो विकास की लागत है वो कम से कम रखी जा सके। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है इसरो ने पृथ्वी पर वापसी में सक्षम रॉकेट, जिसका नाम क्या है? RLY, इसका सफल परीक्षण किया है। यानी इसरो ने एक ऐसे रॉकेट का प्रक्षेपण किया है जिसका नाम है RLY, जो कि पृथ्वी पर वापस भी आ जाएगा सफलतापूर्वक। अब जरा आइए इसके डिटेल को देखते हैं। याद रखिएगा, इसरो ने DRDO और वायुसेना के सहयोग से 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग एरोनॉटिक टेस्ट रेंज में रीयूजेबल प्रक्षेपण वाहन की लैंडिंग को सफलतापूर्वक उसका परीक्षण किया है। क्लियर है? और याद रखिएगा, यह भारत के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी भारत ने एक ऐसे रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है जो कि रीयूजेबल का मतलब वो पृथ्वी पर पुनः वापस आ जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर याद रखिएगा, ये जो पृथ्वी पर वापस आने में सक्षम रॉकेट RLY है, इसको विकसित तो किया है इसरो ने, उसमें सहयोग किसने दिया? DRDO और वायुसेना ने। क्लियर है? और जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, ये पूछा जा सकता है कि इसरो ने जो पृथ्वी पर वापसी में सक्षम रॉकेट RLY का सफल परीक्षण किया है, ये कहां से किया गया सफल परीक्षण? तो याद रखिएगा, कर्नाटक के चित्रदुर्ग एरोनॉटिक्स टेस्ट रेंज से। क्लियर? इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इसे अधिक ऊंचाई से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से लैंडिंग करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्लियर? और ये जो अभी परीक्षण किया गया, इसरो ने बताया कि ये जो पहली स्वदेशी स्पेस शटल है, इसको चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर हवाई जहाज की तरह रनवे से लैंडिंग के लिए छोड़ा गया था। ये एक अतिरिक्त इंफॉर्मेशन है, इसको बस सामान्य तौर पर आप सुन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में नहीं है, लेकिन जो मैंने अभी ऊपर पॉइंट बताया कि कर्नाटक के चित्रदुर्ग एरोनॉटिक्स टेस्ट रेंज से इसरो ने पृथ्वी पर वापसी में सक्षम रॉकेट RLY का सफल परीक्षण किया, ये महत्वपूर्ण है। क्लियर? अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, इस पर कुछ और बड़े देश भी काम कर रहे हैं, जैसे अमेरिका, जापान और चीन। क्लियर? यहां पर एक तथ्य और वैश्विक परिदृश्य में आपको ध्यान में रखना होगा कि एलन मस्क है, जिनकी एक स्पेस एक्स कंपनी है, और ये पहली ऐसी निजी कंपनी है जिसने 2015 में ही रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। क्लियर? यानी अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि वो विश्व की पहली कौन सी निजी कंपनी है जिसने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, तो आपका जवाब क्या होगा? एलन मस्क की स्पेस एक्स। और ये परीक्षण कब किया गया था? 2015 में। और याद रखिएगा, कंपनी ने इसका नाम क्या दिया है? फाल्कन 9 और फाल्कन हैवी। क्लियर? फाल्कन 9 और फाल्कन हैवी। अब देखिए कैसे कोरिलेट करना है। फाल्कन 9 से संबंधित अभी आपने क्या तथ्य पढ़ा है कि फाल्कन 9 रॉकेट ने 40 वन वेब उपग्रह को लॉन्च किया है। क्लियर? ये भी इसको कोरिलेट कर लीजिए। अगला देखिए, अगला जो पॉइंट है वो है स्पेस एक्स ने लॉन्च किए 54 स्टारलिंक उपग्रह। याद रखिएगा, ये जो स्पेस एक्स कंपनी किसकी है? एलन मस्क की। इसने अपने फाल्कन 9 रॉकेट से 54 स्टारलिंक उपग्रह को 28 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया है। क्लियर? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे कि एलन मस्क ने जो कंपनी बनाई है स्पेस एक्स, उससे संबंधित फाल्कन 9 रॉकेट ने 54 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया कब? 28 दिसंबर 2022 को। और इसी के साथ साथ अभी आपने पढ़ा कि 9 मार्च 2023 को फाल्कन 9 रॉकेट से ही वनवेव कंपनी के 40 इंटरनेट उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। याद रखिएगा, ये जो 54 स्टारलिंक उपग्रह प्रक्षेपित किए गए फाल्कन 9 से, ये लो अर्थ ऑर्बिट में तैनात किया गया इन्हें।
और इन उपग्रहों को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया है। क्लियर? अगला देखिए, याद रखिएगा ये जो फॉल्कन 9 से 54 स्टारलिंक उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है, ये तेज इंटरनेट सेवा प्रदान करने में मदद करेंगे। क्लियर? अगला जो पॉइंट है वो है नासा के पहले चंद्र से मंगल मिशन के पहले अध्यक्ष बने हैं अमित छत्री। क्लियर? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से इस प्रश्न के आने की संभावना ज्यादा है। अब ये क्यों ऐसा है? क्योंकि जो नासा का जो फेवरेट मिशन है जिसका नाम है चंद्र से मंगल मिशन, इसके लिए किसी भारतीय मूल के अमेरिकी इंजीनियर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्लियर है? और उनका नाम क्या है? अमित छत्री। क्लियर है? तो यहां पर दो बातें ध्यान में रखना है। अगर आपसे यह प्रश्न सीधा पूछ लिया जाए कि चंद्र से मंगल कार्यक्रम किसका है, तो आपका जवाब होगा नासा का। दूसरी बात कि चंद्र से मंगल कार्यक्रम का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो अमित छत्री को, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। बस। क्लियर? अब आइए, याद रखिएगा अगर हम इस मिशन के बारे में बात कर लें जिसका नाम है चंद्र से मंगल, याद रखिएगा यह कार्यक्रम अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एक दीर्घकालिक उपस्थिति दर्ज कराना, कहां पर? चंद्रमा पर। इसके लिए यह मिशन तैयार किया गया ताकि इंसान को अंतरिक्ष विज्ञान की नई उपलब्धि के तहत लाल ग्रह चंद्रमा तक भेजा जा सके। क्लियर है? तो यहां पर स्टैटिक पार्ट से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? मंगल को। क्लियर? तो इतनी बात आप यहां पर इसके संदर्भ में याद रखेंगे कि अमित छत्री को चंद्र से मंगल मिशन का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और यह चंद्र से मंगल मिशन जो है ये नासा का है। क्लियर? अगर हम पूर्व की बात कर लें तो ये जो अमित छत्री हैं ये एकीकृत अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली ओरियन और एक्सप्लोरेशन ग्राउंड सिस्टम प्रोग्राम के निर्देशक और नेतृत्व इन्होंने किया हुआ है। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है नासा ने अपने मून मिशन आर्टेमिस सेकंड के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना है। क्लियर? अब यहां पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके थोड़ा इतिहास को देख लें तो याद रखिएगा अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग हैं जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को यानी 1969 में अपोलो 11 मिशन के तहत पहली बार चंद्रमा की धरती पर पैर रखा था। यानी चंद्रमा की धरती पर सबसे पहले पैर रखने वाले कौन है? नील आर्मस्ट्रांग, जिनका संबंध अमेरिका से है। किस मिशन के तहत गए थे? तो अपोलो 11 के तहत। और ये घटना कब की है? तो 20 जुलाई 1969 की है। क्लियर? यानी नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर जाने वाले पहले चंद्रयात्री हैं। अब नासा ने अपने मून मिशन जिसका नाम क्या है? आर्टेमिस सेकंड, इसके तहत 4 चंद्रयात्रियों के नाम का सिलेक्शन कर लिया है। आइए जरा उन 4 लोगों के नाम को देखते हैं। यहां पर देखिए ये जो 4 नाम चयनित किए गए हैं चंद्रयात्रियों के, जो कि नासा के मून मिशन आर्टेमिस सेकंड के जरिए चंद्रमा पर जाएंगे, इसमें 1 महिला है, 3 पुरुष हैं, साथ ही साथ इसमें 3 अमेरिकी और 1 कनाडाई है। क्लियर है? तो अब यहीं से प्रश्न बनेगा। देखिए पहले नाम देख लीजिए। पहला नाम है रीड विस्मैन का, दूसरा नाम है विक्टर ग्लोवर का, तीसरा नाम है क्रिस्टीना कोच का और चौथा नाम है जेरेमी हैंसेन का। क्लियर? अब देखिए कैसे इसमें प्रश्न बन सकता है। अभी आपने देखा कि 1 महिला और 3 पुरुष हैं, तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है ना कि नासा का जो मून मिशन आर्टेमिस सेकंड है जिसके लिए 4 चंद्रयात्रियों का चयन किया गया है, उसमें महिला चंद्रयात्री कौन है? तो याद रखिएगा महिला चंद्रयात्री जो है उनका नाम है क्रिस्टीना कोच। क्या नाम है? क्रिस्टीना कोच। याद रख लीजिएगा क्रिस्टीना कोच ये महिला चंद्रयात्री है। क्लियर है? अब दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है? अभी आपने ये देखा कि 3 अमेरिकी हैं और 1 कनाडाई हैं, तो याद रखिएगा पूछा जा सकता है कि नासा के मून मिशन आर्टेमिस सेकंड के लिए किस कनाडाई चंद्रयात्री के नाम का चयन हुआ है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? जेरेमी हैंसेन। क्या नाम है? जेरेमी हैंसेन। क्लियर? यहीं पर एक बात और कोरिलेट कर देते हैं। ये जो रीड विस्मैन है ना, इनकी भी एक खासियत है। याद रखिएगा रीड विस्मैन जो है ये आर्टेमिस जो सेकंड मिशन है इसके कमांडर होंगे। ऐसे याद रख लीजिए, रीड है ना, सब लोग इनकी बात को रीड करेंगे। क्लियर है? तो जिसकी सभी लोग बात रीड करें वो क्या होता है? कमांडर होता है। तो रीड क्या है? विस्मैन। और ऐसे भी कोरिलेट कर लीजिए, अगर इसके नाम को थोड़ा सा हम लोग हटा लें तो रीड की हड्डी होती है, वही तो कमांड करती है पूरा। तो याद रख लीजिएगा रीड विस्मैन जो है ये आर्टेमिस सेकंड मिशन के कमांडर है। अगर हम विक्टर ग्लोवर की बात कर लें तो ये एक बात और याद रखिएगा, चूंकि अमेरिका से संबंधित बात हो रही है तो वहां पर श्वेत और अश्वेत की बहुत लड़ाई है। तो याद रखिएगा ये पहले अश्वेत हैं जो चंद्रमा की यात्रा करेंगे, जिनका नाम क्या है? विक्टर ग्लोवर। क्लियर? और एक बात और याद रखिएगा विक्टर ग्लोवर के बारे में कि विक्टर ग्लोवर इस आर्टेमिस सेकंड मिशन के पायलट भी होंगे। क्लियर? तो इतनी बात आप यहां पर इन लोगों के बारे में याद रखेंगे। क्लियर? देखिए क्रिस्टीना कोच इसकी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। क्लियर? और विक्टर ग्लोवर ये पहले अश्वेत हैं। क्लियर? फिर दूसरी बात यहां पर एक और देख लीजिए कि रीड विस्मैन इसके कमांडर होंगे, ग्लोवर जो है इसके पायलट होंगे। क्लियर? यही बात तो अभी मैंने चर्चा की आपके साथ। अगला देखिए, इतनी ही बात केवल आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो टॉपिक है वो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक तारे का नाम रखा गया है। क्लियर?
तो आपसे सीधा प्रश्न क्या बन सकता है कि एक तारे का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। ये जो तारा है इसका निर्देशांक क्या है? तो 1405 25.3 डैश 60 2851.8। क्लियर है? ये इसका निर्देशांक है जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि 25 दिसंबर 2022 को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष रजिस्ट्री में पंजीकृत इस तारे की जो पृथ्वी से दूरी है वो कितने प्रकाश वर्ष है? तो याद रखिएगा इस तारे की पृथ्वी से जो दूरी है वो 392.01 प्रकाश वर्ष है। क्लियर है? और ये सूर्य के सबसे निकट का तारा है। क्लियर है? इतनी बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। और ये जो तारा है इसका जो पंजीकरण संख्या है वो क्या है? 16408 यूएस। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप ध्यान रखेंगे कि जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जिस तारे का पंजीकरण किया गया उसका पंजीकरण संख्या क्या है? CX क्या है? CX 16408 यूएस। क्लियर? इतनी बात याद रखेंगे। और इसकी तारे की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 392.01 प्रकाश वर्ष। क्लियर? इतनी बात आप यहां पर ध्यान में रखिएगा। क्लियर? अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है श्रीहरिकोटा में देश का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में 28 नवंबर 2022 को एक नए युग की शुरुआत मानी गई। अब ये एक नए युग की शुरुआत क्यों थी? क्योंकि एक स्टार्टअप है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मॉस। इस अग्निकुल कॉस्मॉस ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में देश का पहला निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र की स्थापना की है। क्लियर? तो याद रखेंगे जो देश का पहला निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र है वो कहां पर स्थापित किया गया? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। किसके द्वारा? तो स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस के द्वारा। क्लियर? यहां पर एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि कई बार इसरो के अध्यक्ष का नाम पूछ लिया जाता है। तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष का नाम है S सोमनाथ। क्लियर? अगला देखिए, यहां पर एक सामान्य इंफॉर्मेशन आप ध्यान में रखिएगा कि जो अग्निकुल कॉस्मॉस स्टार्टअप है ये अपने पहले प्रक्षेपण में अग्निबाण रॉकेट का प्रक्षेपण करेगा। इसका उद्देश्य है 100 किलोग्राम तक के पेलोड को 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाना। क्लियर है? अगला टॉपिक है नासा का आर्टेमिस 1 मून मिशन पूरा हो गया है। याद रखिए आप सभी जानते भी हैं कि नासा एक अंतरिक्ष एजेंसी है और कहां की? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका एक मिशन है जिसका नाम है आर्टेमिस 1 मून मिशन। ये 11 दिसंबर 2022 को पूरा हो गया। याद रखिएगा ओरियन स्पेसक्राफ्ट 14 लाख मील की चंद्र यात्रा को पूरा करके मैक्सिको के ग्वाडालूप द्वीप पर प्रशांत महासागर में लैंड किया है। क्लियर है? तो याद रखेंगे ये आर्टेमिस 1 मून मिशन किसका है? नासा का है। और इसने अपनी यात्रा को 11 दिसंबर 2022 को पूरा किया और ये मैक्सिको के ग्वाडालूप द्वीप पर प्रशांत महासागर में लैंड किया है। यहां पर एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि नासा के अनुसार ये जो ओरियन की लैंडिंग है ये पहली बार स्किप एंट्री तकनीकी के द्वारा की गई है। देखिए इतनी बात अब आपको याद रखनी है कि ये जो लैंडिंग हुई है ये पहली बार स्किप एंट्री के तहत हुई है। आप समझ लीजिए कि स्किप एंट्री कैसे होती है। याद रखिएगा ये 3 चरण में होती है। पहले चरण में ओरियन ने पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में प्रवेश किया, फिर उसने अंदर मौजूद कैप्सूल की मदद से वायुमंडल से वो बाहर आया और अंत में पैराशूट के द्वारा दोबारा वायुमंडल में आ गया। क्लियर है? यहां पर एक बात और आप ध्यान रखिएगा, इस मिशन के पहले चरण में नासा के नए विकसित शक्तिशाली स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के द्वारा ओरियन स्पेसशिप को चंद्रमा की कक्षा के लिए 16 नवंबर 2020 को फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया था। क्लियर है? तो ये आप इसके एक बैकग्राउंड से भी कोरिलेट रखेंगे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि नासा के इस अब तक के सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम की यह पहली प्रक्षेपण उड़ान थी। इसके 3 चरण में अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल को, जिसमें एक महिला भी होंगी, चंद्रमा के पर प्रवास के लिए 2024 में भेजा जाएगा। यानी इसका जो तीसरा चरण है उसमें अंतरिक्ष यात्री का दल जाएगा जिसमें एक महिला भी होंगी और यह दल 2024 में भेजा जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है साउंडिंग रॉकेट RH-200 का सफल प्रक्षेपण किया गया। याद रखिएगा इसरो ने अपने बहुउपयोगी साउंडिंग रॉकेट जिसका नाम क्या है? RH-200। यहां पर देखिए मिसप्रिंट हो गया है, ये RH है। क्लियर है? RH-200 का 23 नवंबर 2022 को थुम्बा तिरुवनंतपुरम से 200वां सफल प्रक्षेपण किया गया। क्लियर है? तो ये याद रखेंगे कहां से प्रक्षेपण किया गया? थुम्बा तिरुवनंतपुरम के तट से। किसका? साउंडिंग रॉकेट RH-200 का। और किसने किया? तो इसरो ने। अब यहां पर एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि ये जो RH-200 है इसने थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से उड़ान भरी। मौसम विज्ञान, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष भौतिकी की इस तरह की शाखाओं पर प्रयोग करने के लिए साउंडिंग रॉकेट का उपयोग विशेष तौर से किया जाता है। क्लियर है? तो इन क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने कहा कि रोहिणी साउंडिंग रॉकेट श्रृंखला इसरो के भारी और अधिक जटिल लॉन्च वाहनों के लिए अग्रदूत रही है। क्लियर है? इतनी बात आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला है क्रायोजेनिक इंजन का प्रेशर चेंबर टेस्ट सफल हो गया। याद रखिएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के प्रणोदन अनुसंधान परिषद, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में IPRC के नाम से जानते हैं, इस IPRC ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के महेंद्रगिरी में क्रायोजेनिक इंजन का प्रेशर चैम्बर टेस्ट
9 नवंबर 2022 को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। ये जो क्रायोजेनिक इंजन है, क्या नाम है इसका? C20E11 MK3। क्लियर है? कहां से इसका सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया? तो महेंद्रगिरी से, तमिलनाडु के महेंद्रगिरी से। अगला देखिए, याद रखिएगा, जिस क्रायोजेनिक इंजन के प्रेशर चैंबर का टेस्ट किया गया है, ये गगनयान में उपयोग किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम है। यहां एक बात और याद रखिएगा, ये जो क्रायोजेनिक इंजन है जिसका नाम है C20E11 MK3, इस इंजन को LV-M3 मिशन के लिए सौंपा गया है। अब ये LV-M3 मिशन क्या है? LV-M3 का फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसके लिए इसको सौंपा गया, जिससे हाल ही में उपग्रह संचार कंपनी वनवेव इंडिया फर्स्ट के 36 उपग्रहों को अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया है। क्लियर? इतनी बात आप इसमें यहां पर ध्यान रखेंगे। एक बात और याद रखिएगा, ये जो LV-M3 है, ये 3 चरण का रॉकेट है, जिसमें 4 टन तक के उपग्रह और उपकरण जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट अर्थात GTO में पहुंचाने की क्षमता है। याद रखेंगे, कई बार इसमें ईंधन से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके 3 चरणों में पहला बूस्टर्स यानी सॉलिड फ्यूल इंजन, दूसरे चरण में लिक्विड फ्यूल इंजन तथा तीसरे चरण में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया है। क्लियर? तो ये बात यहां पर इसके संदर्भ में आप याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला है, पहली बार इसरो ने निजी प्रक्षेपण यान के लिए रॉकेट प्रणाली की आपूर्ति की। याद रखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने पहली बार देश में निर्मित निजी प्रक्षेपण यान की मदद के लिए रॉकेट प्रणाली की आपूर्ति की है। याद रखिएगा, इसरो ने अपनी उड़ान टर्मिनेशन प्रणाली, इसरो ने अपनी उड़ान टर्मिनेशन प्रणाली, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में FTS के नाम से जानते हैं, इसकी आपूर्ति 7 नवंबर 2022 को चेन्नई स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस को की है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, जो इसरो की पहली बार अपनी निजी प्रक्षेपण यान के लिए जो रॉकेट प्रणाली की आपूर्ति की गई, वो किसको की गई? स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस को। याद रखेंगे, इसरो ने अग्निकुल को यह प्रणाली निजी क्षेत्र में अंतरिक्ष आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने, मंजूरी और निगरानी करने वाली स्वायत्त सरकारी एजेंसी इन स्पेस के सहयोग से प्रदान की है। ठीक है? यानी इस प्रणाली को जो दिया गया है अग्निकुल कॉस्मॉस को, इसमें सहयोग किसने किया है? इन स्पेस ने इसमें सहयोग किया है। इतनी बात आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला है अग्निकुल कॉस्मॉस द्वारा विकसित अग्निलेट दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। याद रखिएगा, अग्निकुल कॉस्मॉस के द्वारा विकसित दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट 4 नवंबर 2022 को इसरो के प्रमुख केंद्र विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। देखिए, आपको ये 2 बातें इसमें ध्यान देनी होती है। एक तो उसकी विशेषता क्या है, दूसरी बात किसके द्वारा उसको लॉन्च किया गया या किसके द्वारा उसका परीक्षण किया गया, और कहां से परीक्षण किया गया। ये 3 प्रमुख बातें ऐसी होती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। याद रखिएगा, VSSC अर्थात विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने अपनी वर्टिकल टेस्ट सुविधा थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तिरुवनंतपुरम से अग्निलेट इंजन का 15 सेकंड का हॉट टेस्ट आयोजित किया। याद रखिएगा, इंजन परीक्षण की इस सफलता से स्टार्टअप के प्रक्षेपण वाहन अग्निवाण, जो कि 2 चरणीय है, इसके विकास में मदद मिलेगी, जो 100 से 300 किलोग्राम तक के पेलोड को पृथ्वी के ऑर्बिट तक ले जाने में सक्षम होगा। क्लियर? यहां पर एक बात और आप ध्यान में रखेंगे कि अग्निलेट 1.4 KN का सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, जो तरल ऑक्सीजन और विमानन टरबाइन ईंधन को प्रणोदक के रूप में प्रयोग करता है। तो कई बार मैंने आपसे बताया कि ईंधन को लेकर भी प्रश्न बनता है, तो याद रखेंगे, ये जो अग्निलेट है, ये 1.4 KN का सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, जो तरल ऑक्सीजन और विमानन टरबाइन ईंधन को प्रणोदक के रूप में प्रयोग करता है। और याद रखेंगे, यह इंजन अत्याधुनिक 3D प्रिंटिंग तकनीक के माध्यम से बनाया गया है, जो इसकी विशेषता है। और ये दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि जो अग्निकुल कॉस्मॉस स्टार्टअप है, ये आने वाले दिनों में IIT मद्रास रिसर्च पार्क में भारत का पहला रॉकेट बनाने वाली फैक्ट्री स्थापित करेगा। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की पहली रॉकेट बनाने वाली फैक्ट्री कहां पर स्टैब्लिश की जाएगी? तो IIT मद्रास रिसर्च पार्क में। किसके द्वारा? तो अग्निकुल कॉस्मॉस स्टार्टअप के द्वारा। अगला है नासा का सेंटिनल 6B मिशन। याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो नासा का फुल फॉर्म है, यानी नासा ने हॉथोर्न कैलिफोर्निया US के एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को हाल ही में एक अनुबंध किया है। किस लिए अनुबंध हुआ है? तो सेंटिनल 6B मिशन के लिए अनुबंध हुआ है, और इस अनुबंध की राशि कितनी है? $94 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो यहां पर एक बात याद रखेंगे, जो नासा का सेंटिनल 6B मिशन है, इसके लिए नासा ने स्पेस एक्स कंपनी के साथ अनुबंध किया है, जो कि $94 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस मिशन का लक्ष्य क्या है? तो याद रखिएगा, ये जो सेंटिनल 6B मिशन है, इसका लक्ष्य है कि कम से कम अगले 10 वर्षों के लिए वैश्विक समुद्री स्तर के अवलोकन को जारी रखा जाए। क्लियर? यहां पर एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि अमेरिका और यूरोप सेंटिनल 6 स्पेसक्राफ्ट पर सवार जेसन कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस यानी जेसन CS मिशन पर सहयोग कर रहे हैं। क्लियर है? यानी जेसन CS, जिसका फुल फॉर्म क्या है? जेसन कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस। इसके लिए कौन सहयोग कर रहा है? अमेरिका और यूरोप। एक बात और याद रखिएगा, ये जो सेंटिनल 6 है, इसमें 2 समान उपग्रह शामिल हैं।
जिसमें से सेंटिनल-6 माइकल फ्लिच का पहला लॉन्च 21 नवंबर 2020 को हुआ है। क्लियर है? तो याद रखेंगे इसमें 2 समान उपग्रह हैं, जिसमें से सेंटिनल-6 माइकल फ्लिच का जो पहला लॉन्च है 21 नवंबर 2020 को हुआ, और ये जो सेंटिनल-6 बी है, इसका जो दूसरा लॉन्च है वो 2025 में होने की योजना है। क्लियर है? यहां पर याद रखिएगा जो सेंटिनल-6 बी है, जिसकी ये चर्चा हो रही है इस मिशन की, इस मिशन को नवंबर 2025 में कैलिफोर्निया के वेडेनबर्ग एयरफोर्स के बेस में स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4E से स्पेस फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यानी आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि ये जो सेंटिनल-6 बी मिशन है, ये नवंबर 2025 में कैलिफोर्निया के वेडेनबर्ग एयरबेस से लॉन्च किया जाएगा। किस रॉकेट के द्वारा? तो स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। इतनी बात आपको बस इसके सेंटिनल-6 बी मिशन के बारे में ध्यान में रखना है। इसरो द्वारा आईईडी तकनीकी का सफल परीक्षण किया गया। याद रखिएगा 3 सितंबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसेलेरेटर, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईएडी कहा जाता है, इस तकनीकी का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। याद रखेंगे आपसे आईएडी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, और इस तकनीकी का सफल परीक्षण किसने किया? इसरो ने इसका परीक्षण किया। क्लियर है? यहां पर एक बात और आप ध्यान रखिएगा, ये तकनीक जो है ये खर्च चरण वसूली यानी स्पेंड स्टेज रिकवरी में आने वाली लागत को प्रभावी रूप से कम कर सकता है और अन्य ग्रहों पर सुरक्षित रूप से पेलोड लैंडिंग में सहायता कर सकता है। यहां पर याद रखिएगा ये जो आईएडी है, इसको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया। ये भी ध्यान रखेंगे, आईएडी तकनीकी को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया। और याद रखिएगा थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से रोहिणी साउंडिंग रॉकेट के साथ इसका सफल परीक्षण किया गया। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो आईएडी तकनीकी है, ये वातावरण के माध्यम से नीचे गिरने वाली वस्तु की गति को धीमा करने का कार्य करता है। इतनी बात आप यहां पर आईएडी तकनीकी के संदर्भ में याद रखेंगे, जिसको इसरो द्वारा सफल परीक्षण किया गया और जिसको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया। अगला देखिए, अगला है चंद्रमा का एक नया भूवैज्ञानिक मानचित्र। याद रखिएगा हाल ही में चीन द्वारा चंद्रमा का एक नया व्यापक भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया गया। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। और ये चंद्रमा का अब तक का सबसे विस्तृत नक्शा अर्थात मानचित्र है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि चीन के वैज्ञानिकों ने चांग ई प्रोजेक्ट नामक चीनी चंद्र अन्वेषण परियोजना के आंकड़ों के आधार पर यह मानचित्र जारी किया है। तो किस प्रोजेक्ट के आधार पर? चांग ई प्रोजेक्ट के आधार पर। यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा कि चीन द्वारा चांग ई 5 मिशन को 2020 में प्रक्षेपित किया गया था और चांग ई 5 मिशन का नाम चंद्रमा की प्राचीन चीनी देवी के नाम पर रखा गया है। यह भी बात आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। अगला है, चीन ने चंद्रमा पर चेंज साइट वाई नामक खनिज की खोज की है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चेंज साइट वाई क्या है, तो ये एक प्रकार का खनिज है जो चंद्रमा पर चीन के द्वारा खोजा गया है। और याद रखिएगा चीन के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर जो एक नए खनिज की खोज की है, वो इस प्रकार की खोज करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। पहला अमेरिका है और दूसरा सोवियत संघ है। यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बाद चीन दुनिया का तीसरा देश है जिसने इस प्रकार के खनिज को खोजने में सफलता हासिल की है। यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा कि 9 सितंबर 2022 को बताया गया चीन की तरफ से कि इस खनिज का जो नाम रखा गया है वो है चेंज साइट वाई। क्लियर है? तो ये जो खनिज है वो क्या नाम है इसका? चेंज साइट वाई, और इसे चंद्रमा से खोजा गया। याद रखिएगा चंद्रमा पर ज्वालामुखी के जरिए बने पत्थरों यानी बेसाल्ट कणों में पाए जाने वाले क्रिस्टल में चेंज साइट वाई पाया गया। ये एक फास्फेट खनिज है। क्लियर है? और याद रखिएगा इंसानों द्वारा चांद पर खोजा गया ये छठा खनिज है। क्लियर है? इतनी बात आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक है, रूस द्वारा ईरान के खयाम उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया। यानी ध्यान रखेंगे ये जो खयाम उपग्रह किसका है? ईरान का है। और किसके द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया? तो रूस के द्वारा। याद रखिएगा रूस के दक्षिणी कजाकिस्तान स्थित वाइकोनूर से ईरानी उपग्रह को 9 अगस्त 2022 को लॉन्च किया गया। रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसने इस बात की जानकारी दी कि जो खयाम उपग्रह है उसको कजाकिस्तान के कॉस्मोड्रोम से एक रूसी सोयूज रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ध्यान रखेंगे जो ईरान का खयाम उपग्रह है इसे रूसी रॉकेट सोयूज रॉकेट के द्वारा भेजा गया। क्लियर है? और कहां से भेजा गया? तो कजाकिस्तान के कॉस्मोड्रोम से भेजा गया। क्लियर है? यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो ईरान का उपग्रह है जिसका नाम खयाम है, ये संवेदनशील उपग्रह है। इसका नाम 11वीं शताब्दी के फारसी कवि और दार्शनिक जिनका नाम क्या था? उमर खयाम, उनके नाम के आधार पर रखा गया। तो याद रखेंगे उमर खयाम क्या है? ये 11वीं शताब्दी के एक फारसी कवि और दार्शनिक है और इन्हीं के नाम के आधार पर ईरान ने अपने उपग्रह का नाम रखा है। क्लियर? याद रखिएगा ईरान का ये जो खयाम उपग्रह है ये कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार लाने, जल संसाधनों का सर्वेक्षण करने, प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन करने, वनों की कटाई का सामना करने और सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी में ये मदद करेगा। अगला है PSLV C-53 के जरिए सिंगापुर के 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। याद रखिएगा इसरो के PSLV C-53 यानी जिसका फुल फॉर्म क्या होगा? ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। ठीक है? यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
C-53 के जरिए सिंगापुर के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की एक निचली कक्षा में सफलतापूर्वक 30 जून 2022 को स्थापित किया गया। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। तो ये याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण तथ्य भी है। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है जिसका नाम क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, यानी शॉर्ट फॉर्म में आप NSIL के नाम से जानते हैं। क्लियर है? इस NSIL अर्थात न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के दूसरे समर्पित वाणिज्यिक मिशन के रूप में इस मिशन को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया, जिसके तहत सिंगापुर के 3 उपग्रहों को भेजा गया है। ठीक है, यानी जो सिंगापुर के 3 उपग्रह को प्रक्षेपण किया गया PSLV C-53 के द्वारा, ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा वाणिज्यिक मिशन है, सीधी सी बात। और याद रखिएगा इसमें कौन कौन से उपग्रह शामिल हैं? तो इसमें DSEO, साथ ही साथ न्यू स्टार और स्कूब फर्स्ट, ये इसमें 3 उपग्रह हैं। और ये जो स्कूब फर्स्ट है, ये नायांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के द्वारा 2.8 किलोग्राम का एक छोटा सा उपग्रह है। क्लियर है? तो इन नामों को भी ध्यान रखेंगे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये उपग्रह किस देश से संबंधित है, तो सिंगापुर के हैं और इनको PSLV C-53 के द्वारा, इसरो के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया। क्लियर है? अगला देखिए, याद रखिएगा इसमें जो मुख्य उपग्रह DSEO है, ये हर मौसम में दिन रात पृथ्वी की तस्वीर लेने में सक्षम है। ध्यान रखिएगा, इन तीनों उपग्रहों को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। याद रखेंगे इस बात को। और उन्हें पृथ्वी से 570 किलोमीटर की ऊंचाई वाली लोअर ऑर्बिट में स्थापित किया गया। ठीक है, तो कहां से प्रक्षेपित किया गया? श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। क्लियर है? इतनी बात आप यहां पर ध्यान रखेंगे। अगला टॉपिक देखिए, अगला है संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण किया गया। याद रखिएगा 23 जून 2022 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, क्या नाम है उसका? एरियन स्पेस। याद रखेंगे एरियन स्पेस, ये एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने 23 जून 2022 को भारत और इंडोनेशिया के 2 संचार उपग्रह को भू स्थिर कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। तो याद रखेंगे भारत का ये उपग्रह है और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी एरियन स्पेस के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया, तो इसलिए इसको आप ध्यान में रखेंगे। और उस उपग्रह का नाम क्या है? GSAT-24। और आइए इसको देखते हैं। याद रखिएगा यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, जिसको अभी आपने एरियन स्पेस के नाम से जाना, इसने कोरू फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट से भारत और मलेशिया के 2 उपग्रहों को लॉन्च किया। तो किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? एरियन 5 रॉकेट के द्वारा। कहां से लॉन्च किया गया? तो कोरू फ्रेंच गुयाना से। क्लियर है? और इनका वजन कितना है? 10,863 किलोग्राम। इनका वजन पूछे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन एक बार आप ध्यान में रखेंगे। याद रखिएगा इसमें जो भारत का जो संचार उपग्रह है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसका नाम GSAT-24 है और मलेशियाई ऑपरेटर, जिसको MEASAT के नाम से जानते हैं, इसको प्रक्षेपित किया गया। याद रखिएगा इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने टेलीविजन सेवा प्रदाता कंपनी टाटा स्काई के लिए भारतीय उपग्रह GSAT-24 का निर्माण किया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। याद रखेंगे ये जो GSAT-24 संचार उपग्रह है, इसका निर्माण किसने किया? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने। किसके लिए? तो टाटा स्काई टेलीविजन सेवा प्रदाता कंपनी के लिए। यहां पर एक बात और यह कि GSAT-24 अखिल भारतीय कवरेज वाला 24 KU बैंड संचार उपग्रह है और इसका वजन कितना है? तो याद रखेंगे 4000 किलोग्राम से अधिक इसका वजन है। यहाँ एक बात और याद रखिएगा, ये जो GSAT-24 संचार उपग्रह है, ये 15 साल तक भू स्थिर कक्षा में स्थापित किया गया है। कई बार ड्यूरेशन भी पूछ लेता है इसका। अगला देखिए, अगला है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहली पूर्णतः निजी उड़ान। याद रखिएगा अंतरिक्ष पर्यटन के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत अप्रैल 2022 में उस समय हुई जब 4 यात्रियों ने पूर्णतः निजी अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अर्थात ISS पर 15 दिन तक प्रवास किया। याद रखिएगा अमेरिका में ह्यूस्टन स्थित एयरोस्पेस फर्म एक्सियोम स्पेस, क्या नाम है उस फर्म का? एक्सियोम स्पेस। इसके एक्सियोम मिशन फर्स्ट के तहत ड्रैगन क्रू में सवार 4 यात्रियों ने स्पेस एक्स के फॉल्कन रॉकेट के जरिए फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर में के लिए 8 अप्रैल 2022 को उड़ान भरी थी। क्लियर है? तो यहां पर 2 बातें आपको ध्यान में रखना है कि ये जो मिशन है, जिसके तहत 4 यात्री पूर्णतः निजी अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 15 दिन तक रहे, ये मिशन किसका है? तो याद रखिएगा अमेरिका में ह्यूस्टन में एक फर्म है, एयरोस्पेस फर्म, जिसका नाम है एक्सियोम स्पेस। इसके मिशन का नाम क्या है? एक्सियोम मिशन फर्स्ट। इसमें 4 यात्री स्पेस एक्स के फॉल्कन रॉकेट के द्वारा जो फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर है, वहां से इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 8 अप्रैल 2022 को उड़ान भरी थी। क्लियर है? यहां पर याद रखिएगा एक्सियोम मिशन का यह पहला अंतर्राष्ट्रीय मिशन होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के लिए भी यह पूर्णतः पहली निजी उड़ान थी, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। याद रखिएगा उड़ान में जो यात्री थे वो कहां के थे, एक बार इसको आप ध्यान रखिए। इसमें अमेरिका के प्रौद्योगिकी उद्यमी लैरी कॉनोर थे, कनाडा के कारोबारी मार्क पैथी थे और इजराइल के एटन स्टीबवे थे। ठीक है? तो याद रखेंगे इसमें कनाडा, अमेरिका और इजराइल के यात्री थे जिन्होंने अपना पैसा लगाकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 15 दिन का प्रवास किया था। और जो चौथे यात्री हैं वो नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री और एक्सियोम के उपाध्यक्ष माइकल लोपेज एलेग्रिया है। क्लियर है? इस प्रकार इन 4 लोगों ने ISS की यात्रा की। क्लियर है? तो इतनी बात आप यहां पर इसके बारे में ध्यान में रखेंगे।
अगला जो टॉपिक है वो है हम लोगों का रक्षा और प्रतिरक्षा। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रक्षा और प्रतिरक्षा में जो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है MRSAM का सफल परीक्षण। क्लियर है, याद रखिएगा 7 मार्च 2023 को INS विशाखापत्तनम से भारतीय नौसेना के द्वारा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और इस मिसाइल का नाम क्या है? MRSAM। देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट बात होती है। अब इसमें आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है जिससे संदर्भित पूर्व में भी प्रश्न अगर इस तरह के पूछे गए हैं तो क्या प्रश्न बना है। तो देखिए सबसे पहली बात कि ये जो मिसाइल जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया MRSAM का, ये कहां पर मार करती है? तो ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, पहली बात। यानी MRSAM ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, पहली बात। दूसरी बात कि ये मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसका नाम है MRSAM। क्लियर है, इसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय नौसेना के द्वारा। अब यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय नौसेना के द्वारा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का परीक्षण कहां से किया गया? तब आपका जवाब क्या होगा? INS विशाखापत्तनम से। केवल बस इतनी बातें आपको मुख्य रूप से इसमें ध्यान में रखनी। क्लियर है, यहां पर एक बात और आप ध्यान रखेंगे MRSAM के बारे में। अगर बात की जाए कि इसको विकसित किसके द्वारा किया गया है तो याद रखिएगा DRDO और इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? IAI, इनके द्वारा संयुक्त रूप से MRSAM को विकसित किया गया जो कि एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। क्लियर, एक बात और याद रखिए कि ये जो DRDO और इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने MRSAM मिसाइल का जो विकसित किया है कहां पर किया है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में। कहां पर? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में। क्लियर, इतनी बात आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। और ये जो परीक्षण है ना, ये जहाज रोधी मिसाइलों को टारगेट करने की क्षमता इससे प्रमाणित हो गई है। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है पृथ्वी सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण। देखिए जो पृथ्वी से क्रम से संबंधित जो भी मिसाइल है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, ये जो पृथ्वी सेकंड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है कहां से हुआ? तो उड़ीसा के चांदीपुर तट से। क्लियर है, कब हुआ? 10 जनवरी 2023 को। अब यहां पर पृथ्वी सेकंड के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसको आप देखिए। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड है ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी शॉर्ट रेंज। देखिए एक शॉर्ट रेंज होता है, एक मिडिल रेंज और एक हाई रेंज। तो याद रखिएगा शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है कौन? पृथ्वी सेकंड, और इसका 10 जनवरी 2023 को उड़ीसा के चांदीपुर तट से इसका परीक्षण किया गया। क्लियर है, इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा पृथ्वी सेकंड के बारे में कि जो पृथ्वी सेकंड मिसाइल है ये भारत के परमाणु रोधी क्षमता का एक अभिन्न हिस्सा है। और जो इससे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो बनता है इसकी मारक क्षमता से। तो याद रखिएगा ये जो पृथ्वी सेकंड मिसाइल है इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो लगभग 350 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पृथ्वी सेकंड मिसाइल एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है और इसका हाल ही में 10 जनवरी 2023 को उड़ीसा के चांदीपुर तट से इसका परीक्षण किया गया। क्लियर है, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो पृथ्वी सेकंड मिसाइल है इसको विकसित किसने किया? तो याद रखिएगा पृथ्वी सेकंड मिसाइल को DRDO द्वारा भारत के प्रतिष्ठित एक प्रोग्राम है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी के तहत DRDO ने पृथ्वी सेकंड मिसाइल को क्या किया था? विकसित किया था। क्लियर है, अगर हम बात कर लें कि ये कितने किलोग्राम भार के हथियार ले जाने में सक्षम है तो याद रखिएगा ये 500 से 1000 किलोग्राम भार वाले हथियार को ले जाने में सक्षम है। क्लियर है, अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है DRDO द्वारा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण किया है। क्लियर, याद रखिएगा ये जो DRDO है जिसका फुल फॉर्म होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसने ध्वनि की गति से भी 6 गुना अधिक तेज गति से लक्ष्य को भेदने में सक्षम हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? HSTDV, इसका परीक्षण किया है। कहां से किया है? तो उड़ीसा के तट के निकट APJ कलाम द्वीप से। और यह परीक्षण कब किया गया? 27 जनवरी 2023 को। तो यहां पर भी आपको प्रमुख रूप से 3 बातें याद रखनी है। क्या यह पूछा जा सकता है आपसे कि जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल है यानी HSTDV, इसका जो परीक्षण किया गया कहां से? तो उड़ीसा के निकट APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। यह पूछा जा सकता है कि जो STDV है ये इसकी क्षमता ध्वनि की गति से कितना गुना तेज लक्ष्य को भेदने की है? तो याद रखिएगा ये ध्वनि की गति से 6 गुना तेज गति से लक्ष्य को भेद सकती है। और अभी आपने ये पढ़ ही लिया कि ये जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल है यानी HSTDV, इसको DRDO के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। क्लियर है, अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जब पिछली बार इसका परीक्षण किया गया था तो इसने जो गति प्राप्त की थी वो कितनी की थी? 7500 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखनी होगी
कि ये जो सुपरसोनिक मिसाइल है, इससे सुपरसोनिक मिसाइल का प्रयोग युद्ध के समय में किया जा सकता है। क्लियर है? और ये जो पहला परीक्षण किया गया था, ये कब किया गया था? तो इसका पहला परीक्षण 12 जून 2019 को किया गया था, जिसमें इस मानव रहित हाइपरसोनिक व्हीकल ने क्या गति प्राप्त की थी? 7500 किलोमीटर प्रति घंटा की। क्लियर है? तो इसकी पहले परीक्षण की भी डेट याद रखेंगे, 12 जून 2019 को, और इस बार कब हुआ? 27 जनवरी 2023 को। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है ब्रह्मोस हवाई प्रक्षेपण मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। याद रखिएगा, 30 दिसंबर 2022 को वायुसेना ने ब्रह्मोस हवाई प्रक्षेपण मिसाइल को लॉन्च किया और इसका जो विस्तारित रेंज है इसका सफल परीक्षण किया गया। यानी ब्रह्मोस हवाई प्रक्षेपण मिसाइल के विस्तारित रेंज का जो सफल परीक्षण किया गया वो 30 दिसंबर 2022 को किया गया। क्लियर है? याद रखिएगा, इस परीक्षण से वायुसेना ने सुखोई 30 MKI विमान से लंबी दूरी पर जमीन और समुद्री टारगेट पर सटीक हमला करने की क्षमता को विकसित कर लिया है। क्लियर है? यानी ये जो ब्रह्मोस हवाई प्रक्षेपण मिसाइल का विस्तारित रेंज का सफल परीक्षण 30 दिसंबर 2022 को हुआ। इस सफल परीक्षण से वायुसेना ने सुखोई 30 MKI विमान से लंबी दूरी पर जमीन के साथ साथ समुद्री टारगेट पर भी सटीक हमला करने की क्षमता विकसित कर ली है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो विस्तारित रेंज का सफल परीक्षण हुआ है ब्रह्मोस का, इसकी जो रेंज है वो कितनी है? तो ये 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी लक्ष्य को मारने में सक्षम है। और एक बात और याद रखिएगा कि इस बार जो 30 दिसंबर 2022 को इसका परीक्षण हुआ, ये पहली बार है जब समुद्र के किसी लक्ष्य का परीक्षण किया गया है। यानी जमीन पर टारगेट करने का जो सफल परीक्षण है ये तो पहले हो चुका है, लेकिन पहली बार जमीन के साथ साथ समुद्र के भी किसी लक्ष्य को सफलतापूर्वक मार गिराने का परीक्षण किया गया। क्लियर? इतनी बात आप यहां पर इसके संदर्भ में याद रखेंगे। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है ICGS कमला देवी को कमीशन किया गया। याद रखिएगा, कोलकाता के हल्दिया में फास्ट पेट्रोल वेसल अर्थात FPV जहाज है जिसका नाम क्या है? कमला देवी। इसको 12 जनवरी 2023 को कमीशन किया गया। तो यहां पर आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात कि जो फास्ट पेट्रोल वेसल यानी जो FPV जहाज है जिसको 12 जनवरी 2023 को कमीशन किया गया, इसका नाम क्या है? कमला देवी है। क्लियर है? और याद रखिएगा कहां पर इसको कमीशन किया गया? तो कोलकाता के हल्दिया में। क्लियर है? याद रखिएगा, अगर बात कर ली जाए कमला देवी जो फास्ट पेट्रोल वेसल जहाज है, इसको विकसित किसने किया, इसका डिजाइन किसने निर्मित किया? तो याद रखिएगा, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या कहते हैं? इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है GRSE लिमिटेड के द्वारा इसे डिजाइन निर्मित किया गया था। क्लियर? यानी कमला देवी जहाज को किसके द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया? तो गार्डन रिच शिपयार्ड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा। याद रखिएगा, ये जो FPV यानी फास्ट पेट्रोल वेसल है, इस श्रृंखला का ये 5वां और अंतिम पोत है जिसका नाम क्या है? कमला देवी। तो आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि फास्ट पेट्रोल वेसल अर्थात FPV श्रृंखला का 5वां और अंतिम पोत जिसे हाल ही में कमीशन किया गया उसका नाम क्या है? तो कमला देवी। क्लियर? यानी आपको यहाँ पर कमला देवी क्या है ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसे किसके द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया और इसे कहां से प्रक्षेपित किया गया, यही 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। याद रखिएगा, ये जो इस जहाज का नाम कमला देवी रखा गया है, ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक कमला देवी चट्टोपाध्याय के नाम पर इसका नाम कमला देवी रखा गया है। क्लियर? यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, जब यह कार्यक्रम हो रहा था उसी दौरान एक और कार्यक्रम हुआ। वो क्या? तो ये जो गार्डन रिच शिपयार्ड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जो है, इसी शिपयार्ड के द्वारा निर्मित यात्री कम कार्गो ओशन गोइंग फेरी जिसका नाम क्या है? MV मालिशा, इसको भी हरी झंडी दिखाई गई। क्लियर है? और याद रखिएगा, ये जो MV मालिशा है ये किसके लिए डिजाइन की गई? तो गुयाना गणराज्य के लिए। क्लियर है? तो एक लाइन में अगर हम इसको एक्सप्लेन कर दें तो गुयाना गणराज्य के लिए गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित यात्री कम कार्गो ओशन गोइंग फेरी जिसका नाम है MV मालिशा, इसको हरी झंडी दिखाया गया। कब? 12 जनवरी 2023 को। क्लियर? और एक बात याद रखिएगा कि किसी रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड द्वारा लैटिन अमेरिका देश को भेजने वाला यह पहला जहाज होगा। क्लियर है? किसको भेजा गया? गुयाना गणराज्य को। तो यह भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगर हम ICG कमला देवी की बात कर लें तो याद रखिएगा इसका जो वजन है वो कितना है? 308 टन है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? इसकी लंबाई 48.9 मीटर है और इसकी चौड़ाई 7.5 मीटर है। क्लियर है? और इसकी जो गति है वो कितनी है? उच्च गति 34 समुद्री मील। इतनी बात आप यहां पर ध्यान रखेंगे। और ये जो ICG कमला देवी है जहाज, ये समुद्र में घुसपैठ, आवश्यकता पड़ने पर
तस्कर अवैध शिकार करने की खोज करने वाले या बचाव अभियान भी जारी कर सकता है। क्लियर है? यानी समुद्री में जो घुसपैठ है उसको रोका जाएगा। समुद्र के रास्ते जो तस्करी या अवैध शिकार किया जाता है, इसके लिए भी उनको खोजना और बचाव अभियान के तौर पर आईसीजी जहाज कमला देवी का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला देखिए, अगला है आईएनएस वागीर नौसेना में शामिल हो गया। याद रखिएगा, भारतीय नौसेना ने 23 जनवरी 2023 को 5वीं डीजल इलेक्ट्रिक कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी वागीर को नौसेना में शामिल कर लिया। और जब यह कार्यक्रम हो रहा था तो उस समय नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार उपस्थित थे। तो याद रखिएगा, जो नौसेना के प्रमुख होते हैं उनके क्या लग रहा था, एडमिरल, ये भी ध्यान रखिएगा, यहां से भी स्टैटिक प्रश्न बनते हैं। तो नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार की उपस्थिति में इस आईएनएस वागीर को नौसेना में 23 जनवरी 2023 को शामिल कर लिया। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो पनडुब्बी वागीर है ये 5वीं डीजल इलेक्ट्रिक कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है। क्लियर? याद रखिएगा, ये जो कार्यक्रम हुआ है ये नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में आयोजित हुआ। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो आईएनएस वागीर को नौसेना में शामिल किया गया, ये कार्यक्रम कहां पर आयोजित हुआ? तो आपका जवाब क्या होगा? नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। क्लियर? इतनी बात आप यहां पर आईएनएस वागीर के संदर्भ में याद रखेंगे। एक सामान्य जानकारी आपको दे दें, इसको याद नहीं रखना है, बस एक सुन लीजिए। ये जो आईएनएस वागीर को नौसेना में कमीशन किया गया है या शामिल किया गया है, याद रखिएगा, इस आईएनएस वागीर को 12 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। जब कोई भी पनडुब्बी लॉन्च की जाती है तो उसका समुद्री परीक्षण होता है। 12 नवंबर 2020 के बाद इसका परीक्षण समुद्री शुरू हो गया और समुद्री परीक्षण जब समाप्त हुआ तब तिथि थी 20 दिसंबर 2022 और इस पनडुब्बी को फिर भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। उसके बाद भारतीय नौसेना ने डॉकयार्ड मुंबई में एक कार्यक्रम आयोजित किया और अधिकृत तौर पर इस आईएनएस वागीर को 23 जनवरी 2023 को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया। क्लियर? तो ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड था। यहां पर एक जो तथ्य आपको ध्यान रखना होगा आईएनएस वागीर के संदर्भ में, ये जो आईएनएस वागीर को नौसेना में शामिल किया गया, इसकी जो तैनाती है ये पश्चिमी नौसेना कमान में की गई है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर? और ये जो आईएनएस वागीर है ये 24 महीने में नौसेना में शामिल होने वाली तीसरी पनडुब्बी है। क्लियर? अगर हम बात कर लें इस आईएनएस वागीर की, तो एक तथ्य और बस इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये जो आईएनएस वागीर है ये उन 6 पनडुब्बियों में से भी एक है जिसे मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित किया गया। क्लियर है? यानी ये कलवरी श्रेणी का 5वां ये पनडुब्बी है वागीर। इसके साथ ही साथ ये मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित उन 6 पनडुब्बियों में से एक है। क्लियर है? जिसका नाम है आईएनएस वागीर। क्लियर? एक बात और याद रखिएगा, ये जो आईएनएस वागीर है इस पनडुब्बी को फ्रेंच मैसर्स नेवल ग्रुप के द्वारा सहयोग से इसे तैयार किया गया। यानी इस पनडुब्बी को तैयार करने में जो सहयोग दिया है वो फ्रेंच मैसर्स नेवल ग्रुप ने दिया है। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें थोड़ा सा विस्तार में चल रहे हैं हम लोग। याद रखिएगा, ये जो आईएनएस वागीर है इसका आदर्श वाक्य क्या है? साहस, शौर्य, समर्पण, पराक्रम, वीरता और निष्ठा के आधारभूत मूल्य तत्वों का प्रतीक है ये। क्लियर? याद रखिएगा, ये जो आईएनएस वागीर है ये 220 फीट लंबी है और 40 फीट ऊंची है। क्लियर? और ये डीजल इलेक्ट्रिक क्लास की सबमरीन है और इसकी अधिकतम गति कितनी है? 37 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर? इतनी बातें आप आईएनएस वागीर के बारे में याद रखेंगे और जिन बातों का जिक्र किया गया है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसमें एक भी पॉइंट आप स्किप नहीं करेंगे। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। याद रखिएगा, 15 दिसंबर 2022 को भारत ने अपनी सबसे शक्तिशाली मिसाइल अग्नि 5 का रात्रिकालीन सफल परीक्षण किया। क्लियर? याद रखिएगा, ये जो मिसाइल है अग्नि 5, पहली बार इस मिसाइल को अपनी पूरी रेंज में दागा गया और इस अग्नि 5 मिसाइल ने, जिसका रात्रिकालीन परीक्षण हुआ, इसने अपने लक्ष्य को ध्वस्त किया। अब वो लक्ष्य कितनी दूरी पर था? 5500 किलोमीटर। यानी 5500 किलोमीटर की दूरी पर एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसे रात्रि के समय अग्नि 5 मिसाइल ने सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया। क्लियर? अगर हम अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर लें तो इस मिसाइल को डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड अर्थात बीडीएल के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया। यह भी इंपॉर्टेंट है। यानी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 को किसने बनाया? तो डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया। याद रखिएगा, ये जो अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल है इसका वजन 50,000 किलोग्राम है, इसकी लंबाई 17.5 मीटर, व्यास 2 मीटर है और ये जो अपने साथ परमाणु हथियार ले जा सकता है उसका वजन 1500 किलोग्राम तक का हो सकता है। यानी 1500 किलोग्राम वजन वाले परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5। याद रखिएगा, ये जो मिसाइल है ये 3 चरणी रॉकेट बूस्टर जो कि सॉलिड फ्यूल से उड़ती है और ये जो अग्नि 5 है ये 29,401 कितना 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने लक्ष्य पर हमला करती है। क्लियर है? और अब तक इस अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल के 7 सफल परीक्षण हो चुके हैं।
तो इतनी बातें आप बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के बारे में याद रखेंगे। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड वायुसेना में शामिल हुआ। देखिए इस हेडलाइन से ही प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। कैसे प्रश्न बनेगा? प्रश्न बनेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रचंड क्या है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा और उसमें लिखा रहेगा हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, और वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो एक तो प्रचंड की इंट्रोडक्शन के बारे में इतनी बात आप जरूर याद रखेंगे। आइए और इंफॉर्मेशन इसमें देखते हैं। याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में और वृद्धि हुई अक्टूबर 2022 को, जब स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर अर्थात LCH उसके बेड़े में शामिल किया गया। अब उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? प्रचंड। याद रखिएगा, हेलीकॉप्टरों का जो इस प्रकार के हेलीकॉप्टरों का जो विकास है या जो उसका निर्माण है, किसके द्वारा किया जा रहा है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात हाल के द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और उसका नाम क्या रखा गया? प्रचंड, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। याद रखिएगा, 3 अक्टूबर 2022 को जोधपुर वायुसेना केंद्र पर एक समारोह हुआ। इस समारोह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, नाम याद रखेंगे, वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल BR चौधरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 ऐसे हेलीकॉप्टर को वायुसेना को समर्पित किया। याद रखिएगा, ये जो हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड है, इन हेलीकॉप्टरों को पाकिस्तान की सीमा के निकट इसी जोधपुर वायु सैनिक केंद्र पर तैनात किया जाएगा। यानी जिस जोधपुर वायु सेना के केंद्र पर यह समारोह हुआ 3 अक्टूबर को, वहीं पर इन हेलीकॉप्टरों को तैनात किया जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की सीमा के नजदीक है। ध्यान रखिएगा इसको। याद रखिएगा, अगर हम इन हेलीकॉप्टरों की कुछ विशेषता को देख लें तो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, 20 mm के गन्स और अन्य घातक हथियारों से लैस और फ्रांसीसी मूल के 2 इंजनों के द्वारा संचालित इस प्रचंड हेलीकॉप्टर को ऊंचाई पर युद्ध अभियानों के लिए भारतीय जरूरतों के अनुरूप विशेष तौर पर विकसित किया गया है। क्लियर है? तो इन बातों को भी आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। आइए जरा प्रचंड की कुछ और विशेषता को देखते हैं। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है, ये 5.8 टन वजनी है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि इसकी जो अधिकतम गति है वो है 268 किलोमीटर प्रति घंटा, और रेंज कितनी है? 550 किलोमीटर। यहीं से प्रश्न आपके यहाँ अगर और डीप में जाना होता है तो यहीं से स्टेटमेंट टाइप के प्रश्न बना दिए जाते हैं। अगला देखिए, अगला टॉपिक है स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। याद रखिएगा, अक्टूबर 2022 में देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। क्लियर है? यहां पर याद रखिएगा, यह परीक्षण बंगाल की खाड़ी से किया गया। क्लियर है? कब? 14 अक्टूबर को किया गया, 14 अक्टूबर 2022 को। इतनी बात आप यहां पर याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला DRDO के द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, अक्टूबर 2022 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में DRDO के नाम से जानते हैं, इसने स्वदेशी रूप से विकसित नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम अग्नि प्राइम है, इसे उड़ीसा तट पर स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। यहां पर आप मुख्य रूप से 3 बात याद रखेंगे। ये जो अग्नि प्राइम है, ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, पहली बात। दूसरी बात, इसका सफल परीक्षण किसने किया? तो DRDO ने किया। और सफल परीक्षण कहां से किया गया? तो उड़ीसा तट पर स्थित APJ अब्दुल कलाम से किया गया। ठीक है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। याद रखिएगा, 2 चरणों वाली यह मिसाइल एक एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत इसे विकसित किया गया है। और याद रखिएगा, ये अग्नि श्रृंखला की मिसाइलों का नवीनतम और ये 6ठा संस्करण है। क्लियर है? यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि ये जो मिसाइल है अग्नि प्राइम, ये 1000 से 2000 किलोमीटर की दूरी पर अलग अलग स्थानों पर विभिन्न युद्धक सामग्री और आयुध को पहुंचाने में सक्षम है। क्लियर? याद रखिएगा, ये जो अग्नि प्राइम है, ये मिसाइल 1.5 टन आयुध ले जाने में सक्षम है। क्लियर? और अग्नि P यानी अग्नि प्राइम मिसाइल भविष्य में भारत की विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करेगी। अगला देखिए, अगला है एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम। याद रखिएगा, अपनी मारक क्षमता को तीव्र वृद्धि करने के लिए वायुसेना ने अगली पीढ़ी के एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम क्या है? रुद्रम, उसको अपने बेड़े में शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। याद रखिएगा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात DRDO के द्वारा विकसित इस एयर टू सरफेस मिसाइल को प्राप्त करने के लिए 1400 करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्ताव मेक इन इंडिया पहल के तहत वायुसेना ने सरकार को दिया है। तो 2-3 बातें यहां महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा रुद्रम क्या है, तो आपका एक लाइन का जवाब होगा ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। दूसरी बात, याद रखिएगा, ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। तीसरी बात, इसको विकसित किसने किया? तो DRDO द्वारा विकसित, और इसका प्रस्ताव वायुसेना ने मेक इन इंडिया के तहत भेजा, और इसमें लागत कितनी आ रही है? 1400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत इसमें आ रही है। क्लियर है? इतनी बात आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, याद रखिएगा, इस तरह की विकर्ण रोधी मिसाइलें, रुद्रम नाम इसको दिया गया है, इसका परीक्षण सुखोई 30 लड़ाकू विमानों से पहले किया जा चुका है। क्लियर है? अगला देखिए, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण। ये 23 नवंबर 2022 को उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 3 मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया। याद रखिएगा, ये जो अग्नि 3 है, ये परमाणु सक्षम इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। यानी अग्नि 3 क्या है? IRBM है। ठीक है? तो ध्यान रखेंगे, अग्नि 3 के बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि ये अग्नि 3 क्या है, तो याद रखिएगा, ये परमाणु सक्षम इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। यानी हिंदी में क्या कहेंगे? मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 3, और इसका सफल परीक्षण APJ अब्दुल कलाम द्वीप से 23 नवंबर 2022 को किया गया। यहां पर याद रखिएगा, ये जो
अग्नि मिसाइल की तीसरी श्रृंखला है यानी अग्नि 3 है, ये 16 मीटर लंबी है और इसका वजन 48 टन है। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है कि अग्नि 3 की जो रेंज है वो 3000 किलोमीटर से अधिक है और यह 1.5 टन से अधिक पेलोड ले जाने में सक्षम है। क्लियर? याद रखिएगा जो अग्नि 3 का पहला परीक्षण किया गया था वो जुलाई 2006 में किया गया था, जो कि असफल रहा था। बाद में अप्रैल 2007 का जो परीक्षण था वो सफलतापूर्वक किया गया था और अब अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया जा रहा है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है देश की पहली एंटी सबमरीन कॉर्वेट आईएनएस अर्नला लॉन्च किया गया। याद रखिएगा भारतीय वायुसेना ने तमिलनाडु के कट्टुपल्ली चेन्नई में स्थित एल&टी शिपयार्ड में, एल&टी का फुल फॉर्म क्या होता है? लार्सन एंड टुब्रो, यानी एल&टी शिपयार्ड में आईएनएस अर्नला को लॉन्च किया है। क्लियर है? और ये आईएनएस अर्नला जो है ये एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट जहाज है। क्लियर है? तो यहाँ पर कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, जरा इसको और समराइज कर देते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये आईएनएस अर्नला क्या है, तो याद रखिएगा ये देश की पहली एंटी सबमरीन कॉर्वेट है और इसका जो सफल परीक्षण है ये कहाँ से किया गया, इसको लॉन्च कहाँ से किया गया? तो याद रखिएगा तमिलनाडु के कट्टीपल्ली चेन्नई स्थित एल&टी शिपयार्ड में इसको लॉन्च किया गया। क्लियर है? याद रखिएगा भारतीय नौसेना के लिए ऐसे 15 और जंगी जहाज बनाए जाएंगे और इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता के द्वारा पश्चिम बंगाल में बनाया गया। तो याद रखेंगे ये जो आईएनएस अर्नला है इसको किसके द्वारा बनाया गया? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता पश्चिम बंगाल के द्वारा इसको बनाया गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो कई बार पूछा जा चुका है इस तरह के प्रश्न। याद रखिएगा ये जो जहाज का नाम अर्नला रखा गया है ये सामरिक समुद्री महत्व को दर्शाता है जो महाराष्ट्र के वसई से लगभग 13 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। क्लियर है? तो याद रखेंगे इसको। ये जो आईएनएस अर्नला है ये लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन करने के लिए बनाया गया है। ये भी महत्वपूर्ण है, ये लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन करने के लिए आईएनएस अर्नला को बनाया गया है। इसकी रेंज कितनी है? तो याद रखिएगा इसकी रेंज जो है वो 1800 नॉटिकल माइल्स यानी 3334 किलोमीटर है। क्लियर है? याद रखिएगा ये जो जहाज अर्नला है ये भारतीय नौसेना के अभय वर्ग ASW जहाज की जगह लेगा। अगला देखिए, अगला है 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर नौसेना को सौंपी गई। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। याद रखिएगा 20 दिसंबर 2022 को 5वीं स्कॉर्पियन वर्ग की पारंपरिक पनडुब्बी जिसका नाम क्या है? वागीर, इसे प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। याद रखिएगा कलवरी क्लास की पनडुब्बी जो ये वागीर है इसे मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र के द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। ठीक है? तो याद रखेंगे यहाँ पर कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह याद रखनी है कि ये जो पनडुब्बी वागीर है ये 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है जिसको प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया और याद रखिएगा इसे मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र के द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। क्लियर है? यहाँ पर एक बात और आप ध्यान में रखेंगे कि इसे जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में इंडियन नेवल शिप वागीर के रूप में कमीशन किया जाएगा जो पूरी तरह से युद्ध योग्य पनडुब्बी है जो सभी मोड और परिनियोजन व्यवस्थाओं में संचालन करने में सक्षम है। क्लियर? अगला देखिए अभी मैं प्रोजेक्ट 75 के ऊपर चर्चा कर रहा था तो याद कर लीजिए कि प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन वर्ग की 6 पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण किया जाना है और आपने अभी पढ़ा कि ये 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। क्लियर है? और 75 प्रोजेक्ट के तहत किया गया यानी 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों में ये 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है जिसे मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र के द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई है। यहाँ पे याद रखिएगा इन पनडुब्बियों का जो निर्माण है वो MDL मुंबई में यानी मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में फ्रांस के नौसेना समूह के साथ अक्टूबर 2005 में हस्ताक्षरित 3.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुबंध के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ठीक है? यानी ये जो प्रोजेक्ट 75 के तहत जो 6 पनडुब्बियां बनाई जानी है स्कॉर्पियन वर्ग की, इसके लिए फ्रांस की नौसेना के साथ एक समझौता हुआ था। कहां पर? अक्टूबर 2005 में। कितने का था? 3.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। और ये तय हुआ था कि मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड में इन स्कॉर्पियन वर्ग की 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। क्लियर है? अब अगर हम इन पनडुब्बियों के नाम को जरा देख लें तो इसमें जो पहली पनडुब्बी थी उसका नाम था आईएनएस कलवरी जिसे दिसंबर 2017 में लॉन्च किया गया। दूसरी पनडुब्बी थी आईएनएस खंडेरी जिसे सितंबर 2018 में, और तीसरी पनडुब्बी थी आईएनएस करंज जिसे मार्च 2021 में लॉन्च किया गया था। और जो चौथी पनडुब्बी थी उसका नाम था आईएनएस वेला जिसे नवंबर 2021 में कमीशन किया गया था। और 5वीं स्कॉर्पियन वर्ग की पनडुब्बी का नाम क्या है? वागीर। याद रखेंगे। और ये जो स्कॉर्पियन वर्ग की 6ठी और अंतिम पनडुब्बी है उसका नाम क्या है? उसका नाम वगसीर है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो अंतिम पनडुब्बी यानी 6वीं स्कॉर्पियन वर्ग की पनडुब्बी उसका नाम क्या है? तो याद रखेंगे वगशीर है। इसको अप्रैल 2022 में पानी में लॉन्च किया गया था और 2023 के अंत तक भारतीय नौसेना को सौंपे जाने की योजना है। क्लियर है? इतनी बातें आप यहाँ पर स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के संदर्भ में ध्यान में रखेंगे जिसे प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया जा रहा है। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, जलमग्न होने पर ये जो वागीर है पनडुब्बी ये 20 समुद्री मील की शीर्ष गति और सतह पर आने पर 11 समुद्री मील की अधिकतम गति से ये चल सकती है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है विध्वंसक पोत मुर्मुगांव नौसेना में शामिल। याद रखिएगा मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड यानी MDL द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत
स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज आईएनएस मोर्मुगांव को 18 दिसंबर 2022 को नौसेना में शामिल किया गया। अब जरा देखिए इसमें कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो आईएनएस मोर्मुगांव है ये क्या है, तो याद रखिए स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज है। दूसरी बात, इसका निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है, तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट 15B के तहत। किसके द्वारा, तो याद रखेंगे मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। क्लियर है। और ये कहां पर है, मुंबई महाराष्ट्र में। अब इसे 18 दिसंबर 2022 को नौसेना में शामिल किया गया। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में आधुनिक सेंसर और रडार युक्त इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना को सौंपा है। अगला है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 का सफल परीक्षण किया गया। याद रखिएगा भारत के रक्षा और अनुसंधान विकास संगठन अर्थात DRDO ने स्वदेश में विकसित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी BMD इंटरसेप्टर AD-1 के दूसरे चरण का सफल परीक्षण उड़ीसा के तट पर स्थित APJ अब्दुल कलाम से 2 नवंबर 2022 को किया। तो याद रखेंगे ये जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 है इसका सफल परीक्षण किसने किया, तो DRDO ने। कहां से किया, तो उड़ीसा के तट पर स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया 2 नवंबर 2022 को। यही बातें आपको प्रमुख रूप से ध्यान में रखनी है और आप देखेंगे पूर्व के प्रश्नों को तो यहां से जो प्रश्न बनते हैं वो इसी क्षेत्र से बनते हैं। याद रखिएगा ये जो AD-1 है एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों विमानों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर हम इसमें बात कर लें कि कितने चरण के मोटर है, तो याद रखिएगा 2 चरणों वाली ठोस मोटर द्वारा यह संचालित मिसाइल है जो पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर भाग में मिशन के रूप में कार्य करने में ये सक्षम है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है सर्वेक्षक पोत इच्छक लॉन्च किया गया। अब देखिए इसी लाइन से प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है हाल ही में चर्चा में रहा इच्छक क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा, ये एक सर्वेक्षक पोत है। याद रखिएगा समुद्र की निगरानी के लिए बनाए गए सर्वेक्षक पोत जिसका नाम इच्छक है इसे चेन्नई के कट्टुपल्ली में नौसेना के द्वारा 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया। क्लियर है। तो कहां से लॉन्च किया गया, चेन्नई के कट्टुपल्ली में नौसेना के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अगला देखिए, याद रखिएगा ये नौसेना की निगरानी क्षमता में बढ़ोतरी भी करेगा। नौसेना के लिए 4 सर्वे पोत बनाने के लिए 2018 में L&T और भारतीय शिप बिल्डर गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के बीच समझौता हुआ था और ये इस श्रृंखला का तीसरा पोत है। तो ध्यान रखेंगे ये जो सर्वेक्षक पोत इच्छक है इसको किसने बनाया, तो याद रखिएगा L&T और भारतीय शिप बिल्डर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के बीच समझौते के द्वारा इसको बनाया गया और ये इस समझौते का तीसरा पोत है जिसका नाम क्या है, इच्छक। क्लियर है। और ये समझौता कब हुआ था, 2018 में किया गया था। याद रखिएगा अब इसकी विशेषता को देखते हैं। ये जो जहाज है वो 110 मीटर लंबा है, 16 मीटर चौड़ा है, ये तो सामान्य बात है। ये ध्यान रखिएगा कि ये 3400 टन से ज्यादा सामान एक साथ ढोने में सक्षम है और इसमें 331 कर्मचारी एक साथ यात्रा कर सकते हैं। अगर हम पोत इच्छक के शाब्दिक अर्थ की बात कर लें तो याद रखिएगा पोत इच्छक का जो शाब्दिक अर्थ है गाइड। इस श्रेणी का जो पोत है पहला पोत है उसका नाम क्या है, उसका नाम है संध्यापक। उसका नाम क्या है, संध्यापक। तो जो अभी आपने देखा था कि 2018 में एक करार हुआ था उसमें जो पहला पोत बना था उसका नाम क्या था, संध्यापक, जो कि 5 दिसंबर 2021 को GRSE कोलकाता में लॉन्च किया गया। अगला है यूएस एयरफोर्स ने स्टील्थ बॉम्बर जिसका नाम है B-21 रेडर इसका अनावरण किया है। आइए जरा इसको डिटेल में देखते हैं। ये जो यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स है इसने अपने नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर जिसका नाम क्या है B-21 रेडर इसको 2 दिसंबर 2022 को कैलिफोर्निया के मामडेल में अनावरण किया। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये दुनिया का पहला 6ठी पीढ़ी का विमान है। इसका नाम क्या है, B-21 रेडर, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स के एयरफोर्स ने लॉन्च किया है। याद रखिएगा जो इसमें जिस तकनीक से इसको विकसित किया गया है उसका नाम क्या है, नॉर्थरॉप ग्रूमन। क्या नाम है, नॉर्थरॉप ग्रूमन। इसमें एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा कि जो इसका नाम रखा गया है इसका नाम द्वितीय विश्व युद्ध के डुलिटल छापे के सम्मान में रखा गया है। किसके सम्मान में, डुलिटल छापे के सम्मान में रखा गया है। दुनिया में किसी भी देश के पास ऐसा बॉम्बर नहीं है। क्लियर। तो इतनी बात आप यहां पर याद रखेंगे कि ये विश्व का पहला 6ठी पीढ़ी का विमान है जिसका नाम है B-21 रेडर। अगला देखिए, अगला है ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम के तहत दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर प्लेन का निर्माण हुआ। याद रखिएगा दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान बनाने के लिए ब्रिटेन और जापान और इटली के बीच एक समझौता हस्ताक्षर हुआ। कब, 9 दिसंबर 2022 को। तो याद रखेंगे दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान बनाने के लिए किन देशों के बीच समझौता हुआ, ब्रिटेन, जापान और इटली, और इनके बीच 9 दिसंबर 2022 को समझौता हुआ। याद रखिएगा ये 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने के लिए इनके बीच करार हुआ है। क्लियर है। तो इतनी बात आप यहाँ पर इसमें ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि इन देशों के बीच जो ये 6ठी पीढ़ी का विमान बनाने के लिए समझौता हुआ तो ये इनका अनुमान है कि ये विमान साल 2035 तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये ध्यान देना, इसके लिए समझौता किसके बीच हुआ है, ब्रिटेन, जापान और इटली के बीच में। अगला टॉपिक देखिए, अगला है कैबिनेट ने LCA तेजस मार्क 2 मल्टी रोल फाइटर जेट विकसित करने की परियोजना को मंजूरी दे दिया है। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सुरक्षा पर कैबिनेट समिति यानी CCS की बैठक हुई उसमें LCA तेजस मार्क 2 मल्टी रोल फाइटर जेट को विकसित करने के लिए जो परियोजना है उसको 2 सितंबर 2022 को मंजूरी दे दी। याद रखिएगा इस परियोजना में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। क्लियर है।
यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो एलसीए का जिक्र हो रहा है, एलसीए तेजक मार्क 2 का, एलसीए का फुल फॉर्म होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। याद रखेंगे ये जो तेजक मार्क 2 है, ये एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, पहली बात। दूसरी बात, तेजक मार्क फर्स्ट स्वदेशी विमान पर अधिक क्षमता और शक्तिशाली संस्करण है, यानी ये तेजस मार्क फर्स्ट से ज्यादा शक्तिशाली है तेजस मार्क 2। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो तेजस मार्क 1 है, वो एकल इंजन पर अत्यधिक गति वाला मल्टी रोल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात हाल के द्वारा विकसित किया गया। क्लियर? तो इतनी बातें आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। अगर हम तेजस मार्क 2 की बात कर लें तो इसमें 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का शक्तिशाली GE414 इंजन लगाया गया है, ठीक है, जो कि तेजस मार्क 1 के JE404 इंजन से अधिक क्षमता रखता है। ठीक है, ये उसका टेक्निकल पॉइंट है। हालांकि यहां से प्रश्न उतना नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन यहां पर यह बात जरूर आप ध्यान रखेंगे कि जो तेजस 2.0 जेट है, इसका पहला हाई स्पीड परीक्षण 2023 में शुरू होगा और इसका उत्पादन 2025 के आसपास शुरू होने की संभावना है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि तेजस हवाई युद्ध और आक्रामक हवाई ऑपरेशन के लिए एक शक्तिशाली जेट है, जिसमें टोही और एंटीशिप ऑपरेशन की इसको ताकत प्रदान करते हैं। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है युद्धपोत तारागिरी का जलावतरण। याद रखिएगा, भारतीय नौसेना ने परियोजना 17A के तहत बनने वाले तीसरे स्टील्थ युद्धपोत, जिसका नाम है तारागिरी, इसका 11 सितंबर 2022 को मुंबई में जलावतरण किया। अब देखिए, यहीं से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा तारागिरी क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? ये एक स्टील्थ युद्धपोत है, पहली बात। दूसरी बात, इसका निर्माण किस परियोजना से हो रहा है? तो याद रखिएगा, इसका निर्माण परियोजना 17A के तहत हो रहा है और ये परियोजना 17A का तीसरा स्टील्थ युद्धपोत है, जिसका नाम तारागिरी है। और इसका जलावतरण कहां किया गया? तो मुंबई में। इतनी बात आपको कम से कम इसके बारे में ध्यान में रखनी। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि मझगांव डाक शिपयार्ड शिप बिल्डर्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो तारागिरी है, इसका निर्माण 10 सितंबर 2020 को शुरू किया गया था और इसकी आपूर्ति अगस्त 2025 में होने की संभावना है। अभी इसका जलावतरण किया गया है मुंबई में। इसका मतलब ये नहीं कि इसकी आपूर्ति कर दी गई, इसको अभी चेक किया जाएगा। ठीक है, इसकी आपूर्ति अगस्त 2025 तक होने की संभावना है। याद रखिएगा, इसमें 25,700 करोड़ रुपए की कुल मूल्य के इस युद्धपोत का वजन जो है वो है 3,510 टन। इसकी लंबाई और चौड़ाई 17.8 मीटर है और इसमें 2 गैस टरबाइन लगे हुए हैं। इतनी बात आप इसमें ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, याद रखिएगा यहां पर एक तथ्य और आप कि इसका निर्माण मेक इन इंडिया के तहत किया गया है और इसे भारतीय नौसेना के इन हाउस डिजाइन संगठन ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन के द्वारा डिजाइन किया गया है। क्लियर? ये भी बात ध्यान रखेंगे कि इसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया है? भारतीय नौसेना के इन हाउस डिजाइन संगठन ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। अगला देखिए, अगला है भारत का पहला पायलट रहित ड्रोन वरुण। बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की संगोष्ठी, जिसका नाम स्वावलंबन था, उसको संबोधित करने के दौरान भारतीय नौसेना के लिए निर्मित पायलट रहित ड्रोन का अनावरण किया था, जिसका नाम क्या रखा गया? वरुण। तो आपसे प्रश्न यहां पर यह भी बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा वरुण क्या है? तो आपका जवाब क्या होगा? यह भारत का पहला पायलट रहित ड्रोन है। क्लियर? अब आइए जरा वरुण ड्रोन के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। याद रखिएगा, इस ड्रोन को एक स्टार्टअप है जिसका नाम क्या है? सागर डिफेंस इंजीनियरिंग। इसके निर्माताओं के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भारत का पहला पायलट रहित ड्रोन है, जिसका नाम वरुण है, इसको किसके द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है? तो याद रखेंगे, एक स्टार्टअप है जिसका नाम है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग। क्लियर? यहां पर याद रखिएगा, ये जो वरुण ड्रोन है, ये एक बार उड़ान भर के 25 किलोमीटर तक जा सकता है और इस ड्रोन में 130 किलोग्राम तक का सामान या लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ये सक्षम होगा। इतनी बात आप यहां पर याद रखेंगे। याद रखिएगा, आने वाले दिनों में ऐसे 30 ड्रोन भारतीय नौसेना को मिलेंगे। अगला टॉपिक है डीआरडीओ और नेवी के द्वारा VLSRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। याद रखिएगा, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने 23 अगस्त 2022 को उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से एक सफल परीक्षण किया। किसका सफल परीक्षण किया? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसको VLSRSAM के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी RF सीकर से युक्त मिसाइल उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सफल रही। क्लियर है? यहां पर एक बात और ध्यान रखेंगे आप कि मिसाइल का यह परीक्षण जो है, यह समुद्री स्कीमिंग लक्ष्यों सहित निकट सीमा पर विभिन्न हवाई खतरों को निष्प्रभावी करने हेतु भारतीय नौसेना को और ये सशक्त करेगी। ठीक है? एक बात और यहां पर ध्यान रखिएगा कि यह मिसाइल समुद्र की सतह के बेहद नजदीक से उड़ान भर सकती है, जिससे यह रडार के पकड़ से दूर रहती है। ये जो मिसाइल है, ये 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर और लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर उच्च गति से हवाई लक्ष्यों पर हमला करने के लिए डिजाइन की गई है। क्लियर? और ये जो VLSRSAM है, इसके पूर्व इसका एक और परीक्षण हो चुका है, वो 24 जून 2022 को किया गया था। ठीक है? और अब जो परीक्षण किया गया है वो 22 अगस्त 2022 को किया गया। अगला देखिए, अगला है मध्यम रेंज की अग्नि 4th मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। याद रखिएगा, डीआरडीओ ने
सेना की सामरिक बल कमान के निरीक्षण में इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है अग्नि-4, इसका सफल परीक्षण उड़ीसा के तट पर चांदीपुर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से 6 जून 2022 को किया गया। तो ध्यान रखेंगे अग्नि-4 ये एक मध्यम रेंज की मिसाइल है। दूसरी बात, इसका सफल परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा उड़ीसा तट पर चांदीपुर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से 6 जून 2022 को किया गया। याद रखिएगा, परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम मध्यम रेंज की इस मिसाइल को 4000 किलोमीटर दूरी तक मार करने में सक्षम बनाया गया है। साथ ही साथ सतह से सतह पर प्रहार करती है ये। क्लियर है? तो ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे इसके संदर्भ में, अग्नि-4 के संदर्भ में। याद रखिएगा, डीआरडीओ द्वारा ये देश में विकसित की गई है और इसका जो पहला परीक्षण था वो 15 नवंबर 2011 को किया गया था। क्लियर है? यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, इस मिसाइल को अभी भारतीय सेना में शामिल नहीं किया गया। अगला है पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रकालीन परीक्षण। याद रखिएगा, भारतीय रक्षा और अनुसंधान विकास संगठन अर्थात डीआरडीओ ने उड़ीसा में चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से स्वदेश में विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल रात्रिकालीन परीक्षण 15 जून 2022 को किया। तो याद रखेंगे, ये जो पृथ्वी 2 मिसाइल है इसका रात्रिकालीन परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया चांदीपुर उड़ीसा से। कब? 15 जून 2022 को। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो पृथ्वी 2 है ये सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है और इसका पहले भी अनेकों बार परीक्षण किया गया था, लेकिन वो दोपहर और शाम के समय किया गया था। ये परीक्षण इस बार इसका रात्रिकालीन परीक्षण था और जो कि पहला रात्रिकालीन परीक्षण था। अगला देख लीजिए, और एक बात और याद रखिएगा कि ये जो परमाणु क्षमता से संपन्न यह मिसाइल 350 किलोमीटर की दूरी पर तक जो है प्रहार कर सकती है। यहां से भी इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं उसकी कैपेसिटी से संबंधित। अगला है डीआरडीओ द्वारा हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का परीक्षण। याद रखिएगा, भारत में डीआरडीओ ने एक और बड़ी उपलब्धि उस समय हासिल की जब स्वदेश निर्मित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अर्थात हीट, जिसे अभ्यास नाम दिया गया है, उसका सफल परीक्षण किया। और ये सफल परीक्षण कहां पे हुआ? तो याद रखिएगा, उड़ीसा के तट पर चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से। और ये परीक्षण कब किया गया? तो याद रखिएगा 23 जून 2022 को। क्लियर है? तो याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में चर्चा में रहा अभ्यास क्या है, तो आपका जवाब होगा हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। ठीक है, जिसको आप अभ्यास के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अभ्यास एक ऐसा छोटा विमान है जो परीक्षण की जाने वाली मिसाइलों का टारगेट बनता है। ठीक है, यानी जो मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है उसके लिए ये टारगेट बनता है। ठीक है, इस प्रकार का ये एक छोटा विमान है जिसका नाम अभ्यास रखा गया। इसके कुछ परीक्षण पहले भी किए जा चुके हैं। क्लियर है? यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि जो अभ्यास है इसको डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान के द्वारा विकसित किया गया। तो ध्यान रखेंगे, ये अभ्यास को डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान यानी एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा इसे विकसित किया गया है। क्लियर है? इतनी बात आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। अगला देख लीजिए, अगला है कमला देवी फास्ट पेट्रोल वेसल लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, 2 मई 2022 को भारतीय तटरक्षक बल, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में आईसीजी के नाम से जानते हैं, इसने पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ क्षेत्र में समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम है कमला देवी चट्टोपाध्याय, इनके सम्मान में एक कमला देवी नाम का फास्ट पेट्रोल वेसल यार्ड 2118 का शुभारंभ किया। क्लियर है? यहां पर याद रखिएगा, पोत 5 एफपीवी श्रृंखला में ये 5वें स्थान पर है। ये जो एफपीवी है इसको स्वदेशी रूप से भारतीय तटरक्षक बल के लिए टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड अर्थात टीडब्ल्यूएल के साथ सार्वजनिक निजी साझेदारी में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। महत्वपूर्ण डेटा है, ध्यान में रखेंगे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो कमला देवी के नाम से पोत है ये 1500 समुद्री मील से अधिक सहन शक्ति के साथ 34 समुद्री मील की अधिकतम गति से डिजाइन किया गया है। क्लियर है? अगला देखिए, याद रखिएगा, एफपीवी का प्रयोग तस्करी विरोधी, अवैध शिकार विरोधी और समुद्र में बचाव कार्यों के लिए किया जा रहा है। क्लियर है? इतनी बात आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, और ये एफपीवी का फुल फॉर्म क्या है? तो एफपीवी का फुल फॉर्म है फास्ट पेट्रोल वेसल। ठीक है, अगला देखिए, अगर हम कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में थोड़ा सा देख लें तो याद रखिएगा, ये 20वीं सदी की समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थी जिनका जन्म 3 अप्रैल 1903 को मंगलौर मद्रास प्रेसिडेंसी, जो कि वर्तमान में कर्नाटक राज्य में है, यहां पर इनका जन्म हुआ था। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है ब्रह्मोस मिसाइल के पोतरोधी संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। याद रखिएगा, भारतीय नौसेना और अंडमान निकोबार कमान ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के पोतरोधी संस्करण का संयुक्त रूप से 27 अप्रैल 2022 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया और इसके बारे में अंडमान निकोबार कमान की ओर से ट्वीट करके जानकारी दी गई। तो याद रखेंगे, सबसे मूल प्रश्न, ब्रह्मोस क्या है? तो ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसके पोतरोधी संस्करण का जो सफल परीक्षण है वो किसने किया? तो भारतीय नौसेना और अंडमान निकोबार कमान के द्वारा। कब किया गया? 27 अप्रैल 2022 को। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप की कमान की तरफ से जो ट्वीट किया गया उसमें बताया गया कि भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का सुखोई लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किस विमान से? सुखोई लड़ाकू विमान से। याद रखिएगा, इससे पहले भारतीय वायुसेना ने 19 अप्रैल को पूर्वी समुद्री तट पर सुखोई 30A फाइटर जेट MKI से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। क्लियर है?
अगला देखिए, यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो अंडमान और निकोबार कमांड है, ये भारतीय सशस्त्र बलों में एकमात्र त्रिसेवा कमांड है। ये भी बात ध्यान में आप रखेंगे। अगला देखिए, अगला है आईसीजीएस सक्षम को मिला कमीशन। याद रखिएगा, भारतीय रक्षा सचिव हैं जिनका नाम है अजय कुमार। उन्होंने 16 मार्च 2022 को गोवा में 105 मीटर ऑफ श्योर पेट्रोल वेसल्स श्रेणी की श्रृंखला में 5वें भारतीय तटरक्षक जहाज सक्षम को कमीशन प्रदान किया। क्लियर है? तो यहाँ पर दो बातें ध्यान में रखनी है। सक्षम क्या है? सक्षम ऑफश्योर पेट्रोल वेसल श्रेणी की 5वीं भारतीय तटरक्षक जहाज है, पहली बात। दूसरी बात, इसको कहां पर कमीशन किया गया? तो गोवा में इसको कमीशन किया गया रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा 16 मार्च 2022 को। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा, इस 105 मीटर ओपीवी को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया। तो ध्यान में रखेंगे, आईसीजीएस सक्षम को किसने डिजाइन और निर्मित किया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। इसमें उन्नत तकनीकी, नेविगेशन, संचार उपकरण और सेंसर मशीनरी इसमें शामिल की गई। क्लियर है? यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि 5 आईसीजीएस में पहले 4 जो पहले ही 2020 में शुरू किए जा चुके हैं, वो कौन-कौन से हैं? तो याद रखिएगा, इसमें आईसीजीएस सचेत है जो कि पहला है, दूसरा है आईसीजीएस सुजीत, तीसरा है आईसीजीएस सार्थक और चौथा है आईसीजीएस सजग। ठीक है? और ये जो आईसीजीएस सक्षम है, ये किस क्रम का है? तो ये 5वें क्रम का है। ठीक है? क्लियर हो गया? याद रखिएगा, भारतीय तटरक्षक बल में शामिल होने के बाद आईसीजीएस सक्षम कोची में स्थित होगा। क्लियर है? तो इतनी बातें आप यहाँ पर आईसीजीएस सक्षम के बारे में ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? इस प्रकार आपका यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। शुभकामनाओं के साथ